Welcome to Pathshala the Academy. Your future starts here. आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, शायद आ रही है। जय हिंद, नमस्कार। 2 दिन क्लास नहीं डाल पाया मैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब होने के कारण। और एक और आपको खुशखबरी बता रहा हूँ कि इस पे हम टीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ और भी क्वेश्चन नए लेकर एक टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो अपने जो भी दोस्त हैं उनको बता दीजिए, अपने साथियों को जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरा, इस पे हम विज्ञान की क्लास भी लेकर आ रहे हैं। लेकिन आप लोग का काम है थोड़ा सा बच्चे बढ़ाइए, फॉलोअर्स बढ़ाइए, ताकि व्यूज बढ़ेंगे तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। और कुछ दिनों बाद मैं ये लैपटॉप वाला बोर्ड खत्म करके मैं डिजिटल बोर्ड पे सामने आके कैमरे के सामने पढ़ाऊंगा। अगर मेरी आवाज़, मेरी भाषा समझ में आ रही हो, मेरा बताने का तरीका समझ में आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये क्लास जारी रखी जाए कि नहीं। आज हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, 1833 का चार्टर और 1853 का चार्टर। और 1853 में हम देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार जो है कंपनी का अधिकार धीरे धीरे खत्म कर रही है और भारतीयों में भी असंतोष बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। चीजें बदल रही हैं, ब्रिटिश सरकार भारत पे पूरा कब्जा जमाना चाह रही है। हम पहले पढ़ ही चुके हैं क्या क्या बदलाव किए गए हैं। अब एक नया बदलाव देखिए जो 1833 के अधिनियम में ये हो रहा है। ये बहुत बड़ा मोड़ था भारत के इतिहास में। इस पे जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर्स को हटा के गवर्नर जनरल बनाया था बंगाल का, अब उस बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया है। और पहले जो गवर्नर जनरल हैं, भारत के पहले प्रथम गवर्नर जनरल झंडू विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। वाह, लॉर्ड, भगवान, क्या बात है, लॉर्ड है जी, इसी को लॉर्ड साहब बोल। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने और ये पूरे भारत के लिए जो है कानून बना सकते थे। अब भारत के गवर्नर जनरल तो पूरे भारत का कानून बना सकते हैं। अब देखिए, ये है बंगाल। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो ये वाला एरिया है, एक सेकंड, क्या हो गया, यहाँ से जो ये वाला एरिया है, ये था मद्रास प्रेसिडेंसी। और ये गुजरात को मिलाकर पूरा महाराष्ट्र वाला एरिया, ये था महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी। ये 2 प्रेसिडेंसी के जो अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, तो ये अपना कानून भी बनाते रहते थे। लेकिन इसकी सत्ता छीन के बंगाल के गवर्नर को दे दी गई थी। अब ये बंगाल का जो गवर्नर था, ये पूरे भारत पे कब्जा किया था। पहले हमारा भारत, आज भारत हमारा इतना है, ये इतना भारत है आज हमारा। ये रेड लाइन से इस साइड ये पाकिस्तान का हिस्सा है। हालांकि पाकिस्तान यहाँ तक कब्जा चाहता है, बोलता है यहाँ पे इस एरिया में चीन ने कब्जा करके रखा है। तो ये सिंध वाला एरिया जो था भारत का, वो पूरा पाकिस्तान चला गया। ये बंगाल का एरिया जो है, यहाँ से चिकन नेक इतनी हमें मिली हुई है, ये वाला पूरा एरिया जो है बांग्लादेश में चला गया है। चलिए, वो अलग बात है। हम अगर इतिहास में पढ़ेंगे तो हम इसकी कहानी भी, अगर इतिहास की क्लास में लेकर आता हूँ तो इसकी कहानी पढ़ेंगे। इसका आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आपको बढ़िया काम आने वाला है। ये बहुत अच्छा मैप है, बड़े ढूंढने पे मिला है। तो आप हिस्ट्री की कहानी पढ़ेंगे, हिस्ट्री में कहानी पढ़ेंगे पूरी, लेकिन इस पे हम राजनीति पे बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिया। बोले अब आप जो है ब्रिटिश सरकार के तहत आप पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर सिर्फ शासन करोगे। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल दिया आप व्यापार नहीं करोगे। मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर से पूरा कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई। अब भारत का गवर्नर जनरल ही पूरे कानून बनाएगा। अब यहीं से एक जो बदलाव आता है, इसमें एक्ट के तहत इसमें जो बनाए जाएंगे अधिनियम, एक्ट बनने लगेंगे। अभी तक जो भी चीजें बनाई जाती थी उसको नियम कहा जाता था पहले। 1833 से जो भी कानून बनेंगे भारत में, वो एक्ट कहलाएंगे, अधिनियम कहलाएंगे। यहां से एक बड़े खतरनाक व्यक्ति की एंट्री होती है, उसका नाम है मैकाले, लॉर्ड मैकाले। ये गवर्नर जनरल की परिषद में है। इसने पूरे भारत में तहस नहस मचा दी, सारी चीजें बदल दी। और देखिए, इन दोनों ने मिलकर हालांकि बहुत अच्छी चीजें भी की हैं, बुरी भी की हैं, लेकिन अच्छी भारत के हित में इन्होंने बहुत काम किया है। और लास्ट में विलियम बेंटिक ने तो ये भी कहा था कि इतिहास मुझे उदारवादी शासक के रूप में याद करेगा। देखते हैं इन्होंने क्या क्या बदला है। सबसे पहले तो इन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा शुरू की। बोले अब भैया यहाँ पे जो है भारत में सिविल सेवा यूपीएससी की परीक्षा शुरू की जाएगी। सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता, लेकिन इसमें
भारतीयों को बड़ा मुश्किल से ही एंट्री मिलती थी, बड़ा टफ था इसमें। इंग्लैंड में परीक्षा होती थी, 1853 में शुरू कर देंगे भारत में परीक्षा करानी। खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया। इनमें कहा गया कि भारतीयों को उनके रंग, धर्म और जन्म स्थान के आधार पर कंपनी से नहीं निकाला जाएगा। जो कंपनी में काम करते थे जो लोग, उनको रंग देख के पहले हटा दिया जाता था। बोले अब रंग देख के इनको हटाया नहीं जाएगा, इनका धर्म देख के इन्हें हटाया नहीं जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका बहुत विरोध किया और ये लागू हो नहीं पाया उस हिसाब से, जिस हिसाब से इन्होंने मैकाले ने और विलियम बेंटिक ने सोचा था, उस हिसाब से कुछ हो नहीं पाया। लेकिन नहीं हो पाया वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत हो गई थी यहीं से, योग्यता के आधार पर शायद सभी के लिए समान अवसर। देखिए यहाँ पे समानता की भी शुरुआत धीरे धीरे हो ही गई थी। एक काम तो ये हो गया, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। दूसरा, दास प्रथा को खत्म किया 1833 में। देखिए दास, हमारे यहाँ बहुत दास हुआ करते थे। दास क्या कहलाते हैं? दास वो होते हैं जिनसे आप काम भी करवा लो और पैसे ना दो, बस बंधुआ मजदूर टाइप के। दासों को खत्म करने का इन्होंने एक अधिनियम लाया था, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक, स्लेवरी एवोल्यूशन एक्ट 1833। इसमें दासों को मुक्ति दिलाई गई थी। हालांकि इसका बहुत विरोध हुआ, लेकिन इनको भी इसमें बहुत टाइम लग गया था, 10 साल का समय लगा था। 1843 में पूरी हो पाई, तरह से खत्म कर पाए थे। ये कानून 10 साल में पूरी तरीके से लागू हो पाया था, लेकिन शुरुआत की थी, ये बहुत अच्छी चीज थी। ये मुझे लगता है कि इतिहास का सबसे बढ़िया काम किया है जो अंग्रेजों ने जो भारत में किया, ये दास प्रथा खत्म करना। बड़ा कष्ट होता था दास। आप सोचिए कि आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, आपको मजदूरी ही नहीं मिल रही, खाने को भी भरपेट नहीं मिल रहा है, ऐसे बेड़ियों में बांध के रखा गया है, आपसे दिन दिन भर काम करवाते हैं, पैसा कुछ नहीं देते हैं। देखिए मैकाले जब भारत आए तो इन्होंने ही आईपीसी का आधार तैयार किया। आईपीसी का आधार, सोचिए ये व्यक्ति कितना दूरदर्शी था कि आप 2023 तक 1860 की आईपीसी, इसी की बनाई हुई आईपीसी हम अभी तक फॉलो करते आए हैं। इसने उस समय जो कानून बनाए थे, कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन भारतीय दंड संहिता 1861 या 60 के नाम से ही चलती आई थी अभी तक। हम अभी तक, तो सोचिए ये व्यक्ति कितना दूरदर्शी व्यक्ति था, या हम कितने कमजोर व्यक्ति थे कि अभी तक हम अपना कानून नहीं बना पाए हैं। 1861 का कानून अभी तक हम चला रहे हैं। मेघालय ने एक बड़ी बुरी बात जो बोली थी भारत के लिए, भारतीयों के लिए बड़ी बेइज्जती थी। मुझे भारत की संस्कृति से बहुत चिढ़ हुआ करती थी। बोले यार ये व्यक्ति बड़े खराब है, बेकार है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है। इनको भारतीय जो संस्कृति थी उससे बड़ी चिढ़ हुआ करती थी। वो क्या कहता था कि यूरोप की एक अच्छी जो लाइब्रेरी है उसकी एक अलमारी के बराबर भारत की पूरा जो साहित्य है भारत और अरब का, वो ब्रिटेन की एक अलमारी के बराबर नहीं है। एक लाइब्रेरी की एक अलमारी के बराबर नहीं है। सोचिए कितनी बेइज्जती है ये। सोचिए कितनी बेइज्जती है कि उसने ये कहा भारत की संस्कृति है, भारत के साहित्य के लिए, कि ये हमें यूरोप के एक लाइब्रेरी की एक अलमारी के बराबर भी नहीं है। इस एक्ट की धारा देखिए, ये 1833 का जो एक्ट आया था, इसकी धारा 87 में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था कि भारतीय को उनके रंग धर्म की वजह से सरकारी नौकरी से नहीं रोका जाएगा। यहां पे कुछ कुछ समानता की बात शुरू हो गई थी, जो आगे धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ये भारतीयों की एक जीत थी। क्या थी? भारतीयों के लिए एक जीत थी। ये सिर्फ कागजों पर रही, लेकिन क्या हुआ था कि अब जब इतना बदलाव ये करेगा कोई व्यक्ति, तो ब्रिटेन में बैठे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको भी चीजें, उन्हें भी लगता है कि अब ये सिविल सर्विस की परीक्षा देके हमारी बराबरी पे आ जाएंगे। ये उनको गवारा नहीं था, अंग्रेजों को ये नहीं भाता था उनको। उन्होंने जम के विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय बड़े अफसर बन गए तो हम उन पर राज कैसे करेंगे? भाई ये भी तो समझो, हमें उन पर राज भी तो करना है। अगर वो समझदार बन गए, भारतीय समझदार बन गए, तो हम कैसे उनको दबा पाएंगे? और ये प्रावधान दब गया था उस समय ब्रिटेन के विरोध के कारण। ये लॉर्ड मेकाले ने अपने मिनट्स लिखे थे, उसने यही लिखा था कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कितनी बुरी है और मैं यहाँ पे सुधारने का काम कर रहा हूँ। मैं बड़ा इनसेंट
एजुकेशन सिस्टम लाऊंगा, मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ। ये उसने मिनट्स लिखे थे अपने, एक कोट्स लिखा था, उसी को मैकाले मिनट्स के नाम से बोला जाता है। इसको चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, गूगल पे मिल जाएगा बड़ा इजीली। इसके बाद हम ईस्ट इंडिया कंपनी का थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं क्या क्या बदलाव थे पहले और अब में। देखिए यहाँ पे जो है लाल से दिखते हैं कि व्यापार पर मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और ये व्यापार से मोनोपोली को हटा दिया गया, एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। कंपनी का भारत पर व्यापार पर एकाधिकार नहीं रहा 1833 के बाद। गवर्नर जनरल की यहाँ पे शक्तियां सीमित थी 1833 से पहले। यहाँ गवर्नर जनरल की जो शक्तियां हैं उन्हें बढ़ा दिया गया। यहाँ पे जो गवर्नर जनरल की शक्तियां हैं उनको क्या किया गया, बढ़ा दी गई है। वो एक ही गवर्नर जनरल पूरे भारत का हो गया, पूरे भारत के लिए जो है वो एक गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए राज्य बना लेगा। कानून बनाने की शक्ति नहीं थी यहाँ। यहाँ क्या थी, कानून बनाने की शक्ति नहीं थी, कानून बनाने की शक्ति मिल गई। गवर्नर जनरल को भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। यहाँ पे जो था कंपनी का नियंत्रण अधिक था। जो कंपनी थी उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बहुत था, और यहाँ पे ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ गया था। धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा। 1853 में देखेंगे आप और ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो शासन का उद्देश्य था वो व्यापार था और धन लाभ कमाना था। लेकिन 1833 के बाद जब ये मैकाले और विलियम बेंटिक आए तो उन्होंने बोला कि हम भारत का कल्याण करेंगे। क्या करेंगे, हम भारत का कल्याण। अरे सोचो, तुम सब लूट ले जाओगे, तुम क्या कल्याण करोगे, तुम चले जाओ, वही होगा हमारा कल्याण। अब हम पर देखते हैं थोड़ा सा 1853 का चार्टर अधिनियम। देखिए 1853 आते आते तक भारतीयों और कुछ ब्रिटिश अधिकारियों के बीच ये मांग उठने लगी थी। क्या मांग उठने लगी थी कि कंपनी का शासन अब खत्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंपनी का शासन अब खत्म होना चाहिए। कंपनी के शासन को भैया खत्म करो बोले। ये भारतीय ही नहीं, कुछ ब्रिटेन के लोग भी बोलने लगे थे कि कंपनी के शासन को अब खत्म किया जाए, और बोले भारतीयों को भी कुछ ढंग से तो कंपनी खत्म होना चाहिए। पहले चार्टर जैसे 93, 13, 33 में कंपनी अगले 20 साल के लिए अनुमति मिल जाती थी, लेकिन अब इसमें 1833 के बाद उसने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने मना कर दिया था कि अभी हम टाइम डिसाइड नहीं कर रहे, 20 साल नहीं देंगे। इसका मतलब कहीं समय सीमा तय नहीं की, तो कहीं ना कहीं ये चीज क्लियर हो गई थी कि अब कभी भी सत्ता छीन सकती है कंपनी से। ये लगभग यहाँ क्लियर हो गया था। 1833 में एक जो बड़ा काम हुआ उसमें यह हुआ कि विधायिका और कार्यपालिका का अलगाव हो गया। अब यहाँ पे जैसे अभी हमारे यहाँ है, कानून बनाने वाली संस्था अलग है विधायिका, उसे लागू कराने वाली संस्था अलग है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका और विधायिका का जो था अलग अलग हो गया था, दोनों सेपरेशन हो गया था। यहीं पे कानून बनाने वाली संस्था में 6 और नए सदस्य जोड़ दिए गए थे जिन्हें विधान पार्षद कहा गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। 6 और लोग जोड़े गए थे जो कि कानून बनाने में मदद करें। इसी को हमने छोटी संसद की शुरुआत हुई भारत में, इसी समय से मिनी पार्लियामेंट की शुरुआत हुई। अगर कभी प्रश्न पूछा गया कि मिनी पार्लियामेंट की शुरुआत भारत में कब हुई, तो ये बताया जाएगा 1833 से। अब देखिए एक और सुधार जो बढ़िया हुआ है कि उस समय जो भारतीयों को मौका नहीं मिलता था सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता में, अब भारतीयों को जो है यहाँ जाने के लिए बड़ा वो होने लगा, मौके मिलने लगे। इसमें इसके लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया, ये नियुक्ति हुई थी। अब भारतीयों के लिए अब आसानी हो गया आईसीएस की परीक्षा देना, आईपीएस नहीं आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, उसी को अब हम बोलते हैं आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईसीएस हुआ करता था। अब देखिए यहाँ पे अंग्रेजों को ये चीज समझ में आ गई थी कि अगर हम भारतीयों को किसी भी चीज में नहीं लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन कर देंगे या विरोध कर देंगे। तो जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व तो मिलने लगा था, कोई भी कानून बनाना है तो केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को जगह मिली। देखिए इसमें गवर्नर जनरल की काउंसिल में 6 सदस्यों में से 4 का चुनाव मद्रास, बॉम्बे, बंगाल यहीं से लोकल से होने लगा था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या में भी कमी हो गई थी, 18 से 24 से घटा के 18 कर दी। उसमें भी 6 मनोनीत होते थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट सीधे नामजद दिया करती थी। तो मोटा मोटी अगर हम देखें
1853 में, तो कंपनी के प्रभाव को बहुत ज्यादा कम कर दिया था। और ये भारतीय संसद प्रणाली की नींव रखने, भारतीय में संसदीय प्रणाली की जो है नींव रखने वाला एक्ट था। यहीं से संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई है भारत में। और देखिए हमारा जो संविधान बना है वो कहीं ना कहीं इनकी बदौलत ही इस टाइप से बना है, क्योंकि मोस्टली चीजें हमारी जो संविधान में ली गई है वो इन्हीं से ली गई हैं। इसने कंपनी के शासन को कम किया, ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप का रास्ता साफ कर दिया। अब जो आपको 1858 के एक्ट में दिखेगा, हम थोड़ा सा देखेंगे आज जो 1857 की कहानी को हम समझेंगे, थोड़ा सा क्या कहानी रही 1857 की। और हालांकि ये इतिहास की क्लास नहीं है, जब मैं इतिहास की क्लास अगर लूंगा तो उसमें इस 1857 को की क्रांति को बड़ा बेहतरीन तरीके से समझेंगे, कहाँ से क्या चीजें बनी, कहाँ से कौन सी लड़ाई शुरू हुई, कहाँ से किसने युद्ध किया, कहाँ से किसने क्या किया, ये सारी कहानी पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा सा अपने राजनीति पढ़ रहे हैं तो राजनीति के हिसाब से देखते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा मोटा मोटी देख लेते हैं कि इसके कारण क्या थे। इसकी मोटा मोटी हम कारण देखते हैं कि राजनीतिक कारण क्या थे 1857 की क्रांति, क्योंकि कल जो हम पढ़ेंगे वो इससे प्रेरित होकर ही कानून बनेगा। अभी गवर्नर जनरल खत्म होने वाला है, हो ही चुका है। अब नया व्यक्ति आएगा, भारतीयों को बेहतरीन एक लॉलीपॉप खिलाया जाएगा कि यार भारतीयों को ये लगा था कि गवर्नर जनरल लड़ाई करता है, ये मारता है, बहुत क्रूर है। बोले ठीक है, हम गवर्नर जनरल खत्म करते हैं, हम वायस राय बनाएंगे। वाह भाई वाह, क्या बात है। बोले हम ये तो ऐसे हो गया ना कि हम घर खत्म करते हैं, हम मकान बनाएंगे। अरे एक ही है भैया, वही लॉर्ड विलियम बेंटिक ही बनेगा। क्या मतलब, कुछ भी नाम बदल देने से क्या, मोदी जी ने कितने नाम नहीं बदले हैं, कि वो चीज बदल गई? नहीं बदली। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो गया, क्या बदला? कुछ नहीं बदला, सिर्फ नाम बदला। तो यहाँ पे भी नाम ही बदलेगा। अब अंग्रेजों की लेफ्ट की नीति, हड़प नीति, भारतीय रियासतों का विलय, ये प्रमुख कारण था। ये देखिए क्या करते थे, बोले अच्छा तुम्हारे पास कोई नहीं है, चलिए हमारे में विलय कर दो। अंग्रेज लेफ्ट, उच्च पदों पर भारतीयों से भेदभाव, अंग्रेजों का विस्तारवादी शासन, ये तो थे ही, ये राजनीतिक कारण थे। कुछ सामाजिक कारण क्या थे? भारत की भावनाओं से बड़ा खेलते थे अंग्रेज लोग। बोले तुम्हारे देवी देवता ऐसा है, तुम्हारा धर्म ऐसा है, तुम हिंदुओं से मुसलमानों से। इसके तहत बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं। ईसाई मिशनरियों का हस्तक्षेप बढ़ गया था बहुत ज्यादा, जबरदस्ती के धर्म परिवर्तन होने लगा था। बोले ये धर्म तुम्हारा बेकार है। भारतीय संस्कृति और परंपराओं का बड़ा तेजी से अपमान हुआ करता था। इसमें आर्थिक कारण भी थे। क्या हुआ था उस समय, 1857 के समय तक भारतीयों पर जो टैक्स की व्यवस्था थी बहुत ज्यादा लगा दी थी, बहुत ज्यादा टैक्स लेने लगे थे। अंग्रेज सब लोग है भारी टैक्स लेने लगे थे, भारी टैक्स। ये भारी टैक्स की वजह से इनमें बड़ा आक्रोश पैदा हो गया था भारतीयों में। नाना साहब कानपुर से लड़े थे, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई झांसी से, ये कानपुर वाले थे सब है। तो ये बड़ा असंतोष फैल गया था। देखिए देसी उद्योगों का नाश हो गया था, क्योंकि विदेशी जो थे, ये अंग्रेज जो थे, ये सब फैक्ट्री लगा रहे थे। अंग्रेज में उस समय बड़े मात्रा में जो है तो मशीनीकरण हो रहा था, मशीनें लग रही थी और औद्योगिकरण हो रहा था। तो ना वो उसी हिसाब से काम कर रहे थे। तो यहाँ का जो था उद्योग वो खत्म हो रहा था, सबका शोषण हो तो फैल ही रहा था बड़ी तेजी से। अब देखिए यहाँ पे तत्कालीन का कारण, जो उस समय का जो कहते ना कि ये सब तो आग जल ही रही थी, लेकिन इस पे जो घी डालने का काम किया वो किया था किसने? इसने एनफील्ड राइफल। भैया, एक ब्रिटेन में एक नई राइफल बनी थी, उसका नाम था एनफील्ड। बड़ा दूर तक मारती थी ये, बड़ा तगड़ा मारती थी, लेकिन इसका कारतूस बड़ा खतरनाक था। उसमें सुअर और गाय की चमड़ी मिलाई गई थी, चर्बी, और उसको क्या था कि दांत से खोलना पड़ता था। ये सब राइफल देखिए आप कहीं दिख रही होंगी, ये है, ये जो राइफल है ना, ये एनफील्ड राइफल ही है। यहाँ पे से कारतूस लगता था और दांत से खोल के भरना पड़ता था। इसका बड़ा विरोध हुआ, यही सबसे बड़ा आग में घी डालने का काम किया था। कहाँ कहाँ ये विद्रोह हुए हैं वो आप सब देख लीजिए, यहाँ सतारा भी है। और बहादुर शाह जफर तो दिल्ली से लड़े थे, कुंवर सिंह जगदीशपुर से लड़े थे। ये जगदीशपुर उत्तर पूर्व भारत का एक आरा जगदीशपुर रियासत थी।
अब यहाँ पे देखते हैं किस किस जगह से प्रमुख केंद्र और क्या क्या घटनाएं हुई हैं। इसमें 29 मार्च 1857 बैरकपुर में मंगल पांडे, इसी ने किया था कि हम ये कारतूस दांत से नहीं खोलेंगे, तुमने हमारी धर्म, देखिए जहां धर्म आ जाता है वहां इंसान बड़ा कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि धर्म बड़ा खतरनाक चीज है। और यहाँ पे धर्म से ही इन्होंने खिलवाड़ कर दिया था भारतीयों के। भारतीय जो है धर्म के नाम पे किसी को भी वोट दे देगा। आज राजनीति धर्म पे ही हो रही है। ऐसे लोग जो ब्राह्मण अपने आप को बोलते थे कि यार हम बड़े सात्विक हैं, वो भी बंगाल में जाके मछली चावल खा के आए हैं। तो अब यहाँ पे बड़ी अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, अपना अपना है। धर्म के नाम पे आजकल राजनीति चल रही है, वोट मांगे जा रहे हैं धर्म के नाम पे। तो धर्म बड़ा खतरनाक चेहरा है। किसी एक विचारक ने कहा था कि धर्म और राजनीति बारूद और आग की तरह है, इनको कभी पास मत आने देना, अगर ये पास आए तो बड़ा विनाश होगा। आज धर्म और राजनीति दोनों को जो है, बारूद और आग को दोनों को एक साथ एक ही बोरे में रखा जाता है। रोज ब्लास्ट होते हैं, डेली कुछ ना कुछ ब्लास्ट हो ही रहा है पूरे भारत में। तो 10 मई को 1857 की मेरठ में सिपाहियों का विद्रोह हो गया। 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया, बोले तुम ही हो राजा यहाँ की। कानपुर, झांसी, लखनऊ, बरेली, बिहार सब जगह क्रांति बहुत तेज। हालांकि क्रांति एक समय नहीं हो पाई थी, ये प्लान नहीं था पूरा ढंग से, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें हुई हैं। इसको बड़ा दबा भी दिया गया था अंग्रेजों ने, लेकिन बड़ा क्रूर तरीके से दबाया था। क्योंकि हमारे जो भारत में है ना, युद्ध के भी नियम होते थे। अंग्रेजों सबके पास मोरल्स नहीं है, इनमें मोरल नहीं है। 18 अप्रैल 1858 को झांसी की घेराबंदी, रानी लक्ष्मीबाई वीर गति में प्राप्त होना 18 अप्रैल 1858 में। और 1858 जब लक्ष्मीबाई खत्म हुई तभी विद्रोह का दमन हो गया है, उसी समय लगभग विद्रोह खत्म हो गया था। ब्रिटिश सेना और दमन, ये देखिए तोपों से लड़ते थे, बंदूकों से लड़ते थे, इन्होंने गांव के गांव जला दिए, लोगों को ऐसा रोड में खड़ा करके फांसी दे दिया, गर्दन काट दी गई, तोपों में बांध के उड़ा दिया गया। इस रियासतों को मिलाकर विद्रोह को चला गया। जो इनके लोग थे, क्या परिणाम हुआ? अंग्रेजी शासन, देखिए कुछ भी हुआ हो, विद्रोह दब गया, लेकिन अंग्रेजी वहां बैठा, विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया हिल गई थी, पूरा अंग्रेजी साम्राज्य हिल गया था। और उसी के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 लागू हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ, भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया, भारत का उपराज्य हो गया था। भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का जागरण हुआ। यहां से भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना, ये क्रांति आगे की स्वतंत्रता आंदोलन की नींव बनी। ये समझ लो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पहली लड़ाई थी। बिहार की लड़ाई ये हो रही है, लखनऊ की ये लड़ाई हो रही है, झांसी की लड़ाई है, कानपुर की लड़ाई है, दिल्ली की लड़ाई, मेरठ का विद्रोह, ये इनमें कुछ प्रमुख लड़ाइयां थी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, बड़ा अच्छा बनाया गया है इसको। ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको हटा देता हूं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखते हैं थोड़ा सा अगला। ये देखिए, अब इसमें अब देखिए कुछ और चीजें 1857 के जो प्रमुख राजनीतिक कारण थे उनको हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है। इसमें जो था व्यपगत सिद्धांत था, एक व्यपगत डॉक्ट्राइन, व्यपगत सिद्धांत समझते हैं आप? नहीं समझते, चलिए मैं बताता हूं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कि हड़प लेना, हड़प नीति, यही था लॉर्ड डलहौजी। देखिए जिसको हम बता रहे थे, लॉर्ड डलहौजी, ये है भैया डलहौजी झंडू बाम, ये लॉर्ड है। इसने क्या किया, हड़प लिया था सतारा को, झांसी को, नागपुर को, कानपुर को, इन सबको एक एक को देखते हैं। इसमें राज्यों के विलय की शून्यता को देखते हैं। ये सब क्या था, राज्य शून्यता का निर्माण। लॉर्ड डलहौजी का जो व्यपगत सिद्धांत था, केवल राजाओं की गद्दी छीनने का तरीका नहीं था वो, बल्कि भारत के पारंपरिक राजनीतिक ढांचे को नष्ट करने की एक साजिश थी। कैसे कि देखिए, जब एक राजा का राज्य विलय होता था तो केवल राजा नहीं हटता था वहां पे, समझिए आप इस चीज को, कि केवल राजा नहीं हटा, बल्कि पूरा प्रशासन, कानून और कर प्रणाली खत्म हो जाती थी। एक शासक वर्ग, बड़ा शासक वर्ग जो था वो बेरोजगार हो जाता था। जैसे राजा के साथ मंत्री थे और भी लोग लगे रहते थे, वजीर, लिखा पढ़ी वाले बाबू, वो सब बेरोजगार हो जाते थे, क्योंकि
वहां पे अंग्रेज सब क्या करते थे कि अपना सिस्टम जमा लेते थे। अवध का विलय हुआ, देखिए पॉलिटिकल सुसाइड था एक, अवध का जो विलय था ये राजनीतिक मृत्यु थी एक, 1856 में हुई थी हालांकि ये विलय कुशासन के आधार पर किया गया था। अंग्रेजों की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी ये अवध का विलय जो था, ये अंग्रेजों की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। अब इसमें छिपी हुई राजनीति क्या थी कि अवध कुछ इन्होंने, देखिए अवध यहाँ पे अपन ने देखा था, अवध मैंने दिखाया था, ये अवध है, ये बफर स्टेट था इसका, ये क्या था, ये बफर स्टेट था। बफर स्टेट तो आप लोग समझते हैं क्या है, नहीं समझते हैं, चलिए मैं बता देता हूँ बफर स्टेट क्या है। अभी अभी आप लोगों ने एक नेशनल पार्क पढ़ा होगा, नेशनल पार्क के आजू बाजू बफर स्टेट होता है। यहाँ पे देखिए एक पेज क्रिएट करते हैं, देखिए बफर स्टेट को ऐसे समझिए, यहाँ से शेप्स ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, इसको रेड रंग से भरते हैं, इसमें भरेंगे कैसे, इसको रंग भरने का कुछ होगा, कुछ तो होगा। ये क्या है, नहीं ये तो अलग चीज है। कलर सेट एज बैकग्राउंड, चलिए समझ लीजिए ये एक नेशनल पार्क है, तो इसके ऊपर एक ये इसके चारों ओर एक घेरा है, ये जो घेरा है ये बफर स्टेट है, ये भी नेशनल पार्क के ही अंतर्गत आता है। ये समझ लीजिए ये क्या है, ये नेशनल पार्क है और ये उसके बाहर घेरा है, ये नेशनल पार्क है, ये उसके बाहर का जो है बफर स्टेट है, आज भी चल रहा है ये। तो यहाँ पे यही बफर स्टेट हुआ करता था। अवध क्या था इनका, बफर स्टेट हुआ करता था। बफर स्टेट, और बंगाल की जो आर्मी थी अंग्रेजों की, उसमें 75% जो सैनिक थे वो अवध के थे। जब अंग्रेजों ने अवध के नवाब वाजिद अली को हटाया, वाजिद अली को क्या किया, जब उन्होंने हटा दिया, देखिए ससुर कैसा कैसा, ये है वाजिद अली, कैसा बैठा है वो, अरे बेटा तू बहुत अंग्रेजों के साथ में चाटुकारिता करता, ये अंग्रेज किसी के नहीं हुए, तेरे कहाँ से होंगे भाई, क्यों इनके साथ में आपने इस गड़बड़ किया। तो इनको जो है जब वाजिद अली को हटाया तो सैनिकों को लगा कि यार उनके घर का और सम्मान का पर हमला हुआ है, तो कहीं ना कहीं मोरल से जुड़े रहते हैं अपने देश, अपने घर परिवार से, तो उन्हें लगा कि यार ये हमारे घर पे सम्मान पे हमला हुआ है। और यही राजनीति का डोमिनो इफेक्ट था, एक राज्य गिरा और पूरी सेना भागी हो गई, पूरी सेना अंग्रेजों से ही लड़ गई, बोले यार तुम बड़े बुरे व्यक्ति हो, तुम्हारे यहाँ काम ही नहीं करना है हमें, पूरी सेना भागी हो गई। मुगल सत्ता के प्रतीक का अपमान किया गया, बहादुर शाह जफर। इसमें क्या किया गया था कि देखिए सत्ता राजा रहे ना रहे, लेकिन एक सिंबल आइकॉन होता है राजा, और उसी को भले ही बहादुर शाह जफर कमजोर थे लेकिन राजनीतिक वैधता के प्रतीक थे, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल ये लेजिटिमेसी थी इनमें, एक प्रतीक थे कि यार ये हमारा बादशाह है बहादुर शाह जफर। इसको ही हटा दिया। षड्यंत्र क्या किया, लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की जफर के बाद उनके उत्तराधिकारी राजा नहीं कहलाएंगे, बोले अब ये अंग्रेजों का राज हो गया है, और बोले तुम्हारे जो उत्तराधिकारी हैं वो क्या नहीं कहलाएंगे, राजा नहीं कहलाएंगे, और बोले तुम्हें लाल किला खाली करना होगा। अब इसका क्या प्रभाव पड़ा, कि इसका ये प्रभाव पड़ा कि इसने भारतीय जनता को यह संदेश दिया कि अंग्रेज अब पूरी तरह विदेशी कब्जा करना चाहते हैं, कि अंग्रेज अब पूरी तरीके से कब्जा करना चाहते हैं देश में, भारत की पुरानी राजनीतिक विरासत को जड़ से मिटाना चाह रहे थे। ये पूरे देशों के लोगों को, ये आम जनता को भी लगने लगा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हुआ 1857 की क्रांति का। कानूनी असमानता, देखिए दिल्ली सत्ता का संकट, कानूनी असमानता हो गई थी। एक थोपे जाते थे भारतीयों पे, जो कानून थे विदेशियों के बनाए, अंग्रेजों के बनाए, वो भारतीय नागरिकों पर थोपे जाते थे। भारतीयों को 2 दर्जे का नागरिक माना जाता था, कि तो सेकंड क्लास जनरल है। जो अंग्रेज हुआ करते थे वो फर्स्ट क्लास अपने आप को बताते थे। इसमें एक सामाजिक इंजीनियरिंग का प्रयास बड़ा बुरा हुआ था। अब देखिए कौन कौन सी लड़ाइयां कहाँ हुई है, ये बच्चों की बता चुका हूँ। कानपुर का संघर्ष नाना साहब ने किया था, पेंसिंग लड़ाई नहीं थी, एक राजनीति विरासत रचने का संघर्ष था। दिल्ली की लड़ाई तो केंद्र ही थी दिल्ली। बिहार का विद्रोह जो कुंवर शाह ने किया था,
सिपाहियों का विद्रोह मेरठ से शुरू हो गया था। इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बहुत वीरता के साथ लड़ी थी झांसी से। हालांकि इनमें अंग्रेजों ने बताते हैं कि सिंधिया ने गद्दारी की थी, अंग्रेजों के साथ थे। तोप खाना वगैरह बहुत यूज किए गए थे अंग्रेजों की तरफ से। तो चाहे तो इसकी भी आप एक वो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, मैं इसको हटा देता हूँ। ये भी बढ़िया तरीके से तैयार की गई एक जानकारी है, इसकी आप चाहे तो ले लें। 1857 की क्रांति की बहुत अच्छी जानकारी है। इसके बाद हम चलते हैं, ये देखिए ये वही चीजें हैं, लॉर्ड डलहौजी की व्यवगत सिद्धांत अलग प्रकार से लिखा गया है, इस पे भी चाहे तो आप ले लें। दिल्ली केंद्र थी उस समय। तो आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं। अब एक हम विज्ञान की क्लास लाने वाले हैं 3D मॉड्यूल में। अगर आप लोग बच्चे जोड़ेंगे, बच्चे बढ़ेंगे, क्लास ज्यादा देखी जाएगी, तो मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को पढ़ना समझ में आए तो मैं डिजिटल बोर्ड में शुरू कर दूंगा, कैमरे के सामने आकर पढ़ाऊंगा, बताऊंगा चीजें। विज्ञान की क्लास शुरू करने वाले हैं, वो 3D में क्लास रहेगी। 3D का मतलब 3D का मतलब चलिए यहाँ पे ओपन बोर्ड, यहाँ पे हम देखते हैं गूगल। चलिए चल नहीं रहा, नेट बंद है शायद, तो कोई नहीं, आज हम यहीं पे क्लास का अध्ययन करते हैं। थोड़ा सा मैं देख रहा था कि अगर चलता तो देखते, चलिए कोई बात नहीं, इस वेब पे देखेंगे। अब मैं 3D में दिखाएंगे जो भी चीजें होंगी, जैसे शरीर के अंगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो आपको विजुअल्स दिखाया जाएगा सामने। जो फेफड़ा है तो फेफड़ा के अंदर आपको दिखाया जाएगा एक एक चीज कैसे क्या होता है 3D में, तो बड़ा आनंद आएगा पढ़ने में आपको। तो आज की क्लास हम यही करते हैं, धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।